आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो, गुड मॉर्निंग। दिन सोमवार, तारीख 28 और आप सुन रहे हैं आज का दिन पॉडकास्ट। मैं हूं खुशबू कुमार। हरियाणा के नूंह में हिंदू संगठन आज एक बार फिर शोभा यात्रा निकालने पर अड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री चाहते हैं यात्रा ना निकाली जाए, तो क्यों वीएचपी यात्रा निकालने पर अड़ा है और एहतियातन क्या तैयारियां की गई हैं, आज के दिन में सबसे पहले इसी की बात करेंगे। फिर बात होगी मणिपुर के एक दिन के मॉनसून सत्र की। कांग्रेस के नेता क्यों कह रहे हैं कि ये सत्र जनता के आंखों में धूल झोंकने के लिए बुलाई जा रही है। और फिर आखिर में बात प्रधानमंत्री जन धन योजना की करेंगे, जिसके आज 9 साल पूरे हो गए हैं। इन 9 सालों में कितने जन तक धन पहुंचाने में कामयाब रही है योजना, पूरा लेखा जोखा आपको बताएंगे। लेकिन पहले 60 सेकंड हेडलाइन सुनते हैं सूरज कुमार से। शुक्रिया खुशबू। नूंह में ब्रजमंडल यात्रा आज। 57 स्पेशल ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात। दिल्ली, राजस्थान, यूपी की सीमाएं सील। कांग्रेस बोली इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी 4 और पार्टियां। कहा ये दल एनडीए की पिछली बैठक में थे, अब हमारे संपर्क में। कर्नाटक सरकार के खिलाफ आज बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शन करेगी बीजेपी। भ्रष्टाचार का लगा रही आरोप। जैवलिन थ्रो में एथलीट नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जीता गोल्ड। 51,000 युवाओं को आज ज्वाइनिंग लेटर देंगे पीएम मोदी। अब तक 4,84,000 को मिली नौकरी। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने भेजा पहला ऑब्जर्वेशन। चांद की सतह पर करीब 50 डिग्री तापमान। खराब मौसम के चलते टली जापान के मून मिशन की लॉन्चिंग। कल होना था लॉन्च। आज सावन का आखिरी सोमवार। देश भर के शिव मंदिरों में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़। और ऑस्ट्रेलिया में युद्धाभ्यास के दौरान यूएस मिलिट्री हेलीकॉप्टर क्रैश, 3 सैनिकों की मौत। जिन इलाकों में इंटरनेट बंद होने की खबरें आमतौर पर सुनते थे, उसमें से सबसे पहला नाम था कश्मीर। कुछ महीने पहले इसमें एक और नाम जुड़ा, मणिपुर, और अब हरियाणा का नूंह। 1 महीने पहले यहाँ एक शोभा यात्रा के दौरान हिंसा भड़की थी। सरकार और प्रशासन अभी स्थिति सामान्य होने का दावा ही कर रहे थे कि एक और शोभा यात्रा की घोषणा हो गई, वो भी आज सावन के अंतिम दिन सोमवार के मौके पर। प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद कह रहा है कि अनुमति की जरूरत ही नहीं है, शोभा यात्रा 11 बजे से निकलेगी ही। कल देर शाम मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी सीन में आए। उन्होंने भी शोभा यात्रा ना निकालने की अपील की। महीना भर पहले ही जिस प्रकार की वहाँ घटनाक्रम हुआ है, तो वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बनी रहे, सुरक्षा रखना ये सरकार का दायित्व होता है। हमने अपील भी की है और अपील करने के बाद हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस ने, प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि यात्रा ना करके सब लोग अपने अपने स्थानीय मंदिरों में जाकर जलाभिषेक का कार्यक्रम करें और हरियाणा में जहाँ भी है वहीं करें। कोई बाहर से जाकर के किसी स्थान पर अगर कोई प्रदर्शन करते हैं, उसमें से क्योंकि 1 महीना पहले ही एक घटना हुई, तो उसकी सावधानी रखने के लिए यात्रा के लिए मना किया है। लेकिन मंदिरों में जलाभिषेक कार्यक्रम, क्योंकि श्रावण मास का वो अंतिम सोमवार है, जनता की श्रद्धा होती है, तो जनता की श्रद्धा के हिसाब से उनको परमिशन छूट मिलनी चाहिए होती है। नूंह में अभी इंटरनेट बंद कर दिया गया है। प्रशासन और विहिप दोनों अपने अपने ऐलानों पर अड़े हुए हैं। एक बार हिंसा भड़कने के बाद फिर से शोभा यात्रा किसी तरह के टकराव से हिंसक न बन जाए, इसका खतरा बरकरार है। तो फिर से हिंसा की स्थिति ना बने, इसको लेकर एहतियातन प्रशासन ने क्या तैयारियां की हैं, पूछा मैंने आज तक रेडियो रिपोर्टर सुशांत मेहरा से। देखिए, फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर का भी एक बयान जो है वो सामने आया था। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि यात्रा को ना निकाला जाए और मंदिरों के अंदर ही अगर जलाभिषेक करना है तो अपने घर के पास कर ली जाए। और खास तौर पर नूंह जैसे इलाके में जहाँ 31 अगस्त को हिंसा हुई थी, वहां पर यात्रा जो है वो ना निकाली जाए। उसको लेकर के प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट है। चप्पे चप्पे पर हरियाणा पुलिस और उसके साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस, आईटीबीपी, और उसके अलावा अगर बात की जाए तो आरएफ की टुकड़ियों को जो है वो तैनात किया गया है, खास करके उन इलाकों में जहां पर 31 जुलाई को जो बृजमोहन मंडल की यात्रा निकली थी, उस यात्रा के पूरे उस रूट पर भारी पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है। किसी भी अनजान शख्स जो कि नूंह से रिलेटेड नहीं है और अगर वो उस तरफ जा रहा है तो उसकी गाड़ियों की बाकायदा पूरी चेकिंग, और उसकी गाड़ी में किसी प्रकार का कोई वेपन तो नहीं है, कोई लाठी डंडे तो नहीं है, इस चीज का पूरा तरीके से ध्यान जो है वो रखा जा रहा है।
महिला पुलिस कर्मियों की भी बड़ी टुकड़ी जो है वो उस पूरे इलाके के अंदर लगाई गई है। पुलिस का मेन मकसद है कि किसी तरीके से यात्रा जो है वो ना निकाली जाए और लोग जो है वो नलहड़ शिव मंदिर जो है जहाँ से ये पूरी यात्रा शुरू हुई थी और वहां पर इस तरीके से एक बार फिर से लोग पहुंच करके इकट्ठा ना हो ताकि माहौल जो है वो खराब हो। अच्छा सुशांत, एक बात और बताइए कि मुख्यमंत्री से लेकर ज़िला प्रशासन सब कह रहे हैं कि शोभा यात्रा की मंजूरी नहीं है, लेकिन फिर भी विश्व हिंदू परिषद क्यों अड़ा हुआ है इस यात्रा को लेकर? इस शोभा यात्रा की परंपरा क्या रही है उसके बारे में अगर आप बताएं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो विश्व हिंदू परिषद है उनके ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं डॉक्टर सत्येंद्र जैन, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि जो यात्रा ब्रिजमोहन मंडल की 31 अगस्त को शुरू हुई थी वो अधूरी रह गई है और ऐसे में उस यात्रा का पूरा करना जरूरी है और यही वजह है जिसको लेकर के वो जो है अगस्त के अंदर एक बार फिर से यात्रा निकाल के वहां पर नल्हड़ जो शिव मंदिर है वहां पर जाकर के जलाभिषेक करेंगे। कल जो विश्व हिंदू परिषद के ज्वाइंट सेक्रेटरी उनका बयान आया था, लेकिन कल हो सकता है कि जो इंटरनेशनल विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हैं आलोक कुमार वो खुद नल्हड़ मंदिर में जाकर के जलाभिषेक करें। ऐसे में बड़ी संख्या में हिंदू संगठन भी जो है वो जुड़ने के लिए तैयार है, वो भी मंदिर में यात्रा पूरी करने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। अब देखना ये होगा कि पुलिस किस तरीके से इस पूरे जो यात्रा है उसको रोक पाती है, क्योंकि पुलिस प्रशासन की तरफ से सेक्शन 144 जो है वहां पर इम्पोज किया गया है पूरे नू इलाके के अंदर। साथ ही जो इंटरनेट सेवा है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है प्रशासन की तरफ से, ताकि कोई भी गलत मैसेजेस और व्हाट्सएप चैट जो है वो ना पहुंचे, ताकि लोग जो है वो भड़काऊ जो सोशल मीडिया पर वायरल्स होते हैं वीडियोस उनसे बचा जा सके। पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही है कि इस तरीके के मैसेजेस से इससे लोगों को अवॉइड किया जाए। जी, और अभी नूह के हालात कैसे हैं और इनको देखते हुए किसका जो वर्जन है वो ज़्यादा सही लगता है, विश्व हिंदू परिषद का या सरकार का? देखिए फिलहाल देखिए मैं आपको बता दूं कि देश में 7, 8, 9, 10 तारीख को G20 सम्मेलन जो है वो होना है और ऐसे में अगर इस तरीके की कोई हिंसा हरियाणा या किसी और राज्य में भी होती है तो निश्चित तौर पर सरकार की इंटरनेशनल लेवल पर छवि जो है उस पर असर जो है वो पड़ेगा। सरकार नहीं चाहेगी किसी तरीके से इस तरीके की कोई हिंसा घटनाएं जो है और सरकार की जो छवि है उस पर कोई डेंट पड़े, क्योंकि अब से अगर कहा जाए तो जब तक G20 सम्मेलन चलेगा तब तक विदेशी मीडिया भी जो है वो खुद यहाँ पर मौजूद होगी। ऐसे में सरकार नहीं चाहती किसी तरीके से कोई इंटरनेशनल लेवल पर सरकार की छवि जो है वो खराब हो G20 सम्मेलन के दौरान, और यही वजह है कि सरकार पूरी तरीके से लगातार अपील कर रही है कि वो इस यात्रा को ना करने दे। लोगों से भी अपील कर रही है क्योंकि विश्व हिंदू परिषद सीधे तौर पर बीजेपी से भी कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है, वो भी सपोर्टिव रहता है और ऐसे में विश्व हिंदू परिषद भी ये समाज में मैसेज नहीं देना चाहता कि वो जो 31 जुलाई के दौरान जो हिंसाएं हुई थी उससे डर गया है। तो कहीं ना कहीं विश्व हिंदू परिषद चाहेगा कि हर हाल में ये यात्रा वहाँ पे निकाली जाए। हो सकता है कि लोग जो है जो जिस संख्या बल के अंदर विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कॉल किया गया वो संख्या बल वहां ना पहुंचे, लेकिन यात्रा पूरी करने के लिए पूरी कोशिश जो है वो प्रशासन की तरफ से रोकी जाएगी। लेकिन हिंदू संगठन ये चाहेगा कि यात्रा वहां पर की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत। संविधान में अगर ये नियम ना होता कि सदन के 2 सत्रों के भीतर 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता तो मणिपुर की असेंबली एक दिन के लिए नहीं बुलाई जाती। मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राज्य मंत्रिमंडल की सिफारिश पर 29 अगस्त को राज्य विधानसभा का मानसून सत्र बुलाया है। पिछला विधानसभा सत्र मार्च में हुआ था। सत्ता पार्टी की ओर से सत्र में मौजूद जातीय संकट पर कुछ प्रस्ताव अपनाए जाने की उम्मीद है। कई कुकी विधायक सुरक्षा कारणों से इस सत्र में हिस्सा नहीं लेने की बात कह चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने सभी कुकी विधायकों को सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कही है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता ओकराम इबोबी सिंह का कहना है कि विधानसभा सबसे उपयुक्त मंच है राज्य के हालात पर चर्चा करने के लिए, सलाह मशवरा के लिए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मौजूदा सत्र बस दिखावे के लिए बुलाया जा रहा है। तो हमने आज तक रेडियो रिपोर्टर सारस्वत कश्यप से बात की और उनसे पूछा कि एक दिन के मानसून सत्र में किन बातों पर चर्चा की जाएगी। पहले हम लोग को जानना होगा कि 6 मंथ का इंटरवल से ज्यादा एक असेंबली जो बैठक होता है असेंबली का बैठक होना चाहिए। इसलिए जो आईजेन जो बैठक बुलाया है असेंबली के लिए, जो गवर्नर ने एक नोटिफाई किया था अगस्त 21 को, ये एक इमरजेंसी असेंबली सेशन है। यहाँ पर जितना भी बैठक होने वाला है सिर्फ एक ऑफिशियली होने के लिए चाहिए, इसलिए हो रहा है। यहाँ पे ऐसा हम लोग को अभी तक जितना भी बात निकल के आ रहा है, यहाँ पे एक डिस्कशन होगा ऐसा हम लोग नहीं एक्सपेक्ट कर सकते अभी तक।
पर जो मेन इशू है, जो कांग्रेस बार बार बोल रही है कि जो बैठक होने वाला है, जो असेंबली सेशन होने वाला है, इसके ऊपर जो डिस्कशन होना चाहिए फाइलेट्स के ऊपर, वो लोग कांग्रेस ये बोलते हैं कि जो बैठक होने वाला है असेंबली सेशन में, तो वहाँ पे ज्यादातर वो लोग पॉलिटिसाइज करने के लिए नहीं, पर जो पब्लिक का जो मेन प्रॉब्लम्स है, वायलेंस जो चल रहे हैं, इसके ऊपर वो लोग डिस्कस करना चाहते हैं। पर क्योंकि बैठक सिर्फ एक दिन का है, तो जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पे डिस्कशन नहीं होगा। और सेकंड मेन बात है कि जो कुकी एमएलए, बार कुकी एमएलए ये अपोज कर रहे हैं असेंबली सेशन में आने के लिए, पर ये भी बात निकल के आया था कि उन लोग के लिए एक जो वर्चुअली उन लोग के लिए असेंबली अटेंड करने के लिए एक ऑर्गेनाइज कर देगा, वो लोग एक वे निकल के देंगे उन लोग को। पर अभी डायरेक्ट जो कुकी एमएलए से डायरेक्ट वो लोग अपोज कर रहे हैं, तो अपोज करने के बाद वो लोग ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि अगर उनका सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, क्योंकि उन लोग को इम्फाल में आना होगा जहाँ पे मेटे डोमिनेटेड कम्युनिटी रहते हैं, और उन लोग का सेफ्टी कंसर्न है वहाँ पे, क्योंकि पहले भी काफी एमएलए का घर जला दिया गया था, काफी एमएलए को रास्ते पे रुका के उन लोग को हॉस्टेज करके रखा था, इसलिए उन लोग सेफ्टी कंसर्न दिखा के ये असेंबली सेशन अपोज कर रहे हैं। और कांग्रेस ये बात बोलती है कि जो असेंबली सेशन होने वाला है, सिर्फ दिखाने के लिए ये असेंबली सेशन है। शाश्वत, कुकी विधायकों ने सुरक्षा का हवाला देकर न आने की बात कही है, तो क्या ये अपने आप में राज्य की मौजूदा हालात पर एक सवाल नहीं उठाता? देखिए, अभी तक जो लॉ एंड ऑर्डर मणिपुर का है, अभी जो स्थिति है अभी जो कंफर्टेबल नहीं है, अभी तक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि देखिए सिर्फ स्टेट पुलिस में इतना डिप्लॉयमेंट, जो आर्मेड फोर्सेस का इतना डिप्लॉयमेंट होने के बाद भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा है, क्योंकि कुकी एमएलए जितना भी वो लोग डायरेक्ट मांग कर रहे हैं सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। पहले भी उन लोग ने मांग किया था एक डीजीपी लेवल पोस्ट का एक ऑफिस बनाने के लिए, जो कुकी एरिया है वहाँ पे बनाने के लिए। तो इसलिए ये भी हो सकता है सेफ्टी को दिखा के, सेफ्टी कंसर्न को दिखा के ये भी वो लोग जताना चाह रहे हैं कि उन लोगों को जो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन का मांग है वो फुलफिल करना चाहिए। सेफ्टी कंसर्न तो दिखाना होगा, क्योंकि जो पार्लियामेंट जो सेशन है, असेंबली सेशन है, वहाँ पे वो लोग तो ये मांग नहीं रख सकते, अपोज नहीं कर सकते हैं सिक्योरिटी रीजंस नहीं बोल के। तो इसलिए सिक्योरिटी रीजंस को दिखा के ऐसा भी हम लोग को जानने के लिए मिल रहा है कि जो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन का मांग, स्पेशली जो कुकी डोमिनेटेड कुकी जो समुदाय का लोग है, कुकी समुदाय के एमएलए है, वो लोग ये मांग को रखने के लिए बार बार कोशिश कर रहे हैं। जी, और आपने सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात कही, मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि वो इस पर विचार कर रहे हैं, तो क्या जल्द ही इस बाबत कोई फैसला लिया जा सकता है? फिलहाल 2 दिन पहले मणिपुर का सीएम एन बीरेन सिंह ने ये भी बात बोला है कि उन्होंने बोला, सेंटर को बोला है कि जो कुकी एमएलए का बात वो उसके ऊपर डिस्कस होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को मांग किया है कि जो कुकी जितना भी कुकी एमएलए है उनका जो भी विचारधारा है, उनका विचारधारा के ऊपर डिस्कशन होना चाहिए। और क्योंकि अगर वो ये नहीं मानते हैं, अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो बाद में देखा जाएगा। पर पहला बात है कि फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि जो कुकी एमएलए का जो मांग है, एन बीरेन सिंह वो मांग का एटलीस्ट डिस्कस करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल रहे हैं। शुक्रिया शाश्वत। 10 विधायकों ने 16 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ज्ञापन सौंपकर पहाड़ी जिलों के लिए एक अलग मुख्य सचिव और पुलिस प्रमुख की मांग की थी। उन्होंने दावा किया था कि मैतेई समूहों से उनकी जान को खतरा है। और आज ही के दिन 9 साल पहले बड़ी महत्वाकांक्षाओं के साथ प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत हुई थी। साल 2014 में लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना का ऐलान किया था। इस योजना के तहत जीरो बैलेंस बचत और जमा खाते खोले जाते हैं, साथ ही साथ निःशुल्क डेबिट कार्ड के साथ ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाती है। इसका मकसद डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का फायदा पहुंचाना है। वित्त मंत्रालय के डेटा के मुताबिक पिछले 9 सालों में इस योजना के तहत 50 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। इसमें करीब 2 लाख करोड़ रुपए जमा हैं। हर साल ऑन एन एवरेज 2.5 करोड़ से लेकर 3 करोड़ जनधन खाते खोले जा रहे हैं। इसमें 56% अकाउंट महिलाओं के हैं और 67% अकाउंट ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोगों के हैं। तो पिछले 9 सालों में इस योजना की जमा पूंजी क्या है, इसे जानने के लिए हमने बात की सीनियर इकोनॉमिस्ट शरद कोहली से। देखिए, जनधन योजना जब शुरू में आई थी
तो सरकार पर ये बहुत सारे आक्षेप लगाए जा रहे थे कि लोगों के अकाउंट में पैसा नहीं है और उसके अकाउंट खोले जा रहे हैं। ये हम सब जानते हैं कि ये अकाउंट जीरो बैलेंस अकाउंट होता है, यानी कि इसमें कुछ मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं होती है। आज 9 सालों बाद जब 50 करोड़ अकाउंट खुल चुके हैं, लगभग 2 लाख करोड़ इसका बैलेंस है, तो मैं समझता हूँ अकाउंट होल्डर्स को और बैंकों को दोनों को इसका लाभ देखने को मिला है। जो सरकार का लक्ष्य था फाइनेंशियल इंक्लूजन का, वो फाइनेंशियल इंक्लूजन यहाँ देखने को मिल रही है। वो वर्ग जो कि फाइनेंशियल मेन स्ट्रीम से नहीं जुड़ा हुआ था, वो वर्ग आज बैंक अकाउंट होल्डर हो गए हैं। दूर दराज के गांव में लोगों ने अकाउंट खुलवाए हैं और हैरानी की बात है कि 225 करोड़ इस देश में बैंक अकाउंट्स हैं, उससे भी ज्यादा। उसमें से 50 करोड़ आज जनधन के अकाउंट्स हैं और बहुत बड़ा लाभ मैं सोचता हूँ। आज जो लोग सेविंग्स अपनी नहीं रख पाते थे, घर में गृहिणियां थी जो सेविंग्स को गुल्लकों में बर्तनों के नीचे रखती थी, आज वो उसको बैंक में रखती हैं, उस पर ब्याज भी कमाती हैं। खाली ब्याज की बात नहीं है, बैंक जितनी भी सुविधाएं देते हैं एक अकाउंट होल्डर को, भले ही वो लोन लेने की हो, भले ही वो कंज्यूमर लोन हो, वो हाउसिंग लोन हो, कार लोन हो, किसी भी प्रकार का व्हीकल लोन हो, 2 व्हीलर लोन हो, किसी भी प्रकार का लोन है, अगर आपका बैंक अकाउंट है तो आपको लोन लेने में सुविधा हो जाती है, क्योंकि लोन लेने के लिए अनिवार्य होता है कि आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि दोनों ही तरफ से लाभ हुआ है। और एक बहुत बड़ा लाभ जो मैं जिक्र करना चाहूंगा वो ये है कि जो फिनटेक, जिसको हम डिजिटल मनी कहते हैं या डिजिटल ट्रांजैक्शंस कहते हैं, आज अगर वो सफल हुआ है, भारत उसमें एक लीड ले रहा है, यूपीआई जिसको हम बोलते हैं, और भी पेमेंट वॉलेट्स हैं, जितने भी माध्यम है, मुझे लग रहा है इन जनधन अकाउंट्स में उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। अगर 15 लाख करोड़ रुपए के महीने के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं यूपीआई के जरिए, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान जनधन में खोले गए बैंक अकाउंट्स का है, क्योंकि आज मोबाइल के माध्यम से हर व्यक्ति यूपीआई की पेमेंट कर सकता है। और ये जो जैम है, JAM जिसको कहते हैं, जनधन, आधार और मोबाइल, ये 3 चीजों का कॉम्बिनेशन ने देश में एक फाइनेंशियल जगत में क्रांति लाके खड़ी कर दी है। और इसका लाभ मैं समझता हूं कि आज 140 करोड़ अगर भारत की पॉपुलेशन है, उसमें से 50 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट्स हैं, तो उनको हर प्रकार की बैंकिंग सुविधा का लाभ आज मिल रहा है। जी, और इस योजना को अपने मुकाम तक पहुंचाने में बैंकों का भी बड़ा योगदान रहा है। तो क्या ऐसी योजनाएं उन पर एक बोझ की तरह होती हैं, इनसे बैंकों को भी कुछ फायदा होता है? शुरू में जरूर बड़ा था, क्योंकि इस बड़ी तादाद में अकाउंट खुले थे और इनमें पैसा नहीं डाला गया था शुरू में, क्योंकि ये जीरो बैलेंस अकाउंट्स होते हैं। इसमें कुछ, जैसा कि मैंने बताया, मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं होती। तो बैंक के ऊपर एक एडमिनिस्ट्रेटिव लोड पड़ता है। जैसे जैसे आप बैंक में अकाउंट ज्यादा खोलते हैं, बैंक की भी कॉस्ट आती है उसको मेंटेन करने की, उसको देख रेख करने की, उसको रखने की। तो मुझे लग रहा है शुरू में जो बैंकों के ऊपर लोड पड़ा वो जरूर पड़ा, पर उसके बाद जब किसी भी बैंक का लक्ष्य होता है कि उसको नए ग्राहक मिले, नए कस्टमर्स मिले, तो अगर निचला वर्ग जो सबसे पंक्ति में आखिरी वर्ग है, अगर उस व्यक्ति ने बैंक अकाउंट खुलवाया है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो हमेशा ही निचले वर्ग में रहेगा। उसकी उन्नति होती है, उसकी तरक्की होती है, उसकी आर्थिक समृद्धि उसमें आती है, तो धीरे धीरे करके वो कस्टमर बड़ा बनता है और बैंक के जो बाकी सर्विसेज हैं उसका वो लाभ उठाता है, जैसे बाकी कस्टमर्स उठाते हैं। तो जो शुरू में बैंक पे लोड था, मुझे लग रहा है आज वो बैंक के लिए एक लाभ का जरिया बन गया है, क्योंकि धीरे धीरे करके वो लोग बैंकों से जो जुड़े हैं वो बैंकों की सभी सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं, वो बैंकों से लोन भी ले रहे हैं। किसी भी बैंक की कमाई होती है लोन देने से। और अगर जनधन के जो अकाउंट होल्डर्स हैं, अगर वो बैंक में जाके बैंक से जुड़कर बैंक की बाकी सेवाओं का लाभ उठाते हैं, तो बैंक उसके लिए चार्ज करता है। अगर बैंक अकाउंट मेंटेन करने के लिए नहीं चार्ज करता, बच्चा वो बाकी सुविधा लेते हैं, तो बैंक उसके लिए चार्ज करता है, उससे बैंक को कमाई भी होती है। और हमें ये बैंकों की, अगर हम राष्ट्रीय जो नेशनलाइज्ड बैंक है उनको देखें, सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं, उनकी बैलेंस शीट में सुधार हुआ है। उनकी जो बॉटम लाइन्स हैं, जिसको प्रॉफिट कहते हैं, मुनाफा कहते हैं, उसमें सुधार देखा गया है। एनपीएस क्लियर होने की वजह से देखा ही गया, पर उनकी जो बाकी आय है उसमें भी सुधार देखा गया है। राज्यसभा में एक प्रश्न उठा था हाल में कि 21,000 करोड़ बैंकों की कमाई हुई है सिर्फ एवरेज मिनिमम बैलेंस नहीं रखने के कारण, जो चार्जेस लगते हैं उसकी वजह से। तो मुझे लग रहा है उस पर भी सरकार और आरबीआई इस चिंतन में है कि किस प्रकार से ये चार्जेस को कम किया जाए या समाप्त किया जाए। तो मैं समझता हूँ जो बाकी भी अकाउंट होल्डर्स हैं उनके लिए भी ये एक समस्या है कि जब भी उनका मिनिमम बैलेंस कम होता है, जो बैंक का निर्धारित होता है, तो उनको चार्जेस लग जाते हैं।
तो इन चार्जेस को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए विचार किया जा रहा है। और बैंकों को कुल मिलाकर हम देखें तो बैंकों को क्योंकि जनधन पे तो ये चार्ज लगता नहीं है, तो बैंकों को बाकी सेवाएं देने से लाभ मिल रहा है। फाइनेंशियल इंक्लूजन, आप आर्थिक दृष्टि से देखें तो फाइनेंशियल इंक्लूजन किसी भी देश के लिए, किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत अच्छी चीज है। और जहां 140 करोड़ की जनता हो, वहां पर अगर 50 करोड़ लोग और जुड़ जाएं फाइनेंशियल मेन स्ट्रीम से, तो ये ना केवल अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक है, लोगों के लिए लाभदायक है, बल्कि बैंकों के लिए भी लाभदायक है। यही छोटे छोटे कस्टमर्स बैंकों ने जो बनाए हैं, आगे जाके उनके लिए बड़े कस्टमर्स बनेंगे। जी, शुक्रिया शरद कोहली। 2014 में जब सरकार की ओर से ये योजना शुरू की गई थी, उस समय मार्च 2015 तक शून्य बैलेंस वाले जनधन खातों की हिस्सेदारी 58% पर थी, जो कि अगस्त 2023 में 8% पर आ गई है। और अब वक्त हो चला है देश दुनिया के अखबारों से अपडेट होने का। मेरे साथ आज सूरज कुमार जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग सूरज। खुशबू, गुड मॉर्निंग। एथलीट नीरज चोपड़ा को आप क्या कहती हैं? ओलंपिक चैंपियन? आदत बदल दीजिए, क्योंकि अब वो हो गए हैं वर्ल्ड चैंपियन। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का पहला गोल्ड उन्होंने दिलाया है 88.17 मीटर थ्रो में। इसी चैंपियनशिप में पिछले साल उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। इंडियन एक्सप्रेस की ये खबर है। लेकिन जहां से नीरज चोपड़ा आते हैं, हरियाणा, वहां स्थिति तनावपूर्ण है। कारण नूह में निकलने वाली ब्रजमंडल यात्रा है। हरियाणा सरकार ने कहा कि हम यात्रा नहीं निकालने देंगे। इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ रहा था कि परमिशन नहीं दी गई है। विश्व हिंदू परिषद अड़ा हुआ है कि वो 3 जगहों पर जलाभिषेक तो करेगा, क्योंकि ये आखिरी सोमवारी है सावन का। जो व्यवस्था है चाक चौबंद कर दी गई है। अब आगे स्थिति क्या होगी वो आप दिन भर में सुन सकते हैं, जो शाम वाला बुलेटिन होता है हमारा। और कल खुशबू B20 समिट था। पीएम मोदी का बयान आया, क्रिप्टो करेंसी की चुनौती के खिलाफ दुनिया एकजुट हो, सभी हितधारकों का ख्याल रखें, AI का नैतिक उपयोग करें। और एकजुट तो खुशबू विपक्ष भी हो रहा है। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनका कहना है कि एकजुटता में अभी जो पार्टियां हैं वो और जुड़ेंगी। इंडिया गठबंधन में कुछ और दल शामिल होंगे। 31 तारीख को महाराष्ट्र में इसकी बैठक है। और कांग्रेस स्पीकर, उनका ये कहना है कि इंडिया में 4 दल और शामिल होंगे। आलोक शर्मा उनका नाम है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो ये 4 पार्टियां शामिल होंगी, ये दल एनडीए की पिछली बैठक में थे, लेकिन अब हमारे संपर्क में है। नीतीश कुमार का ये कहना है कि शीट शेयरिंग फॉर्मूले पे अब अगली बैठक में बात होने वाली है। हिंदुस्तान अखबार पर मैं एक रिसर्च देख रही हूँ। अमेरिका के स्मिथ हार्ट इंस्टीट्यूट के डॉक्टर हैं, उन्होंने ये रिसर्च की है और ये पाया है कि अचानक जो हार्ट अटैक होता है उससे पहले महिला और पुरुष में अलग अलग संकेत देखने को मिलते हैं। जैसे महिलाओं को सांस की तकलीफ होती है और पुरुषों को सीने में दर्द का अनुभव होता है। और इसमें डॉक्टरों ने ये भी सलाह दी है कि जो अचानक हार्ट अटैक आते हैं उससे मौतों को रोकने में हमें सफलता मिल सकती है। खुशबू, मणिपुर में वापस हिंसा हुई है। हिंदुस्तान अखबार की खबर मैं देख रहा था। सुरक्षा बलों से बंदूकें छीनी गई, उनके हथियार छीने गए। AK सीरीज की राइफलें अज्ञात लोगों ने 3 घरों में आग लगा दी। और हिंदुस्तान की ही लीड स्टोरी यह है कि चांद की सतह 70 डिग्री तक गर्म है, थोड़ी गहराई में बेहद ठंडी है। तो जो चंद्रयान 3 चांद की सतह पर पहुंचा, उसके दक्षिणी ध्रुव के करीब की सतह का तापमान उसने मापा है। अभी 10 दिन और आंकड़े जुटाए जाएंगे। और दिल्ली के मेट्रो स्टेशन पर भारत विरोधी नारे लिखे गए। जनसत्ता अखबार की खबर, 5 स्टेशन पर खालिस्तानी समर्थकों ने नारे लिखे। और बासमती राइस जो है उसको लेकर सरकार ने कहा है, हिंदुस्तान टाइम्स की खबर देख रहे हैं कि देखिए, अगर $1200 प्रति टन से कोई ज्यादा दे रहा है, देश पे कर रहा है, तब तो आप एक्सपोर्ट कीजिए चावल को। लेकिन अगर उसके नीचे ही है मामला, तो बासमती राइस एक्सपोर्ट नहीं होगी, वो भारत के लोगों के लिए ही रहेगी, क्योंकि प्राइस में बहुत ज्यादा उछाल आ रहा है और उसकी कमी भी देखी जा रही है। और दैनिक भास्कर पर आए तो एक स्टोरी है, डिजिटल स्टोरी, कि वर्क प्रेशर में दिल्ली पुलिस के जवान सुसाइड कर रहे हैं। 5.5 साल में 35 ने आत्महत्या की, 402 ने VRS लिया है। अब क्योंकि स्ट्रेस है, लोगों को पता है, तो प्रयास भी हो रहे हैं पुलिस कर्मियों का तनाव कम करने के लिए। हर जिले में स्ट्रेस मैनेजमेंट के सेशन कराए जाते हैं, योगा मेडिटेशन के सेशन होते हैं। इन सब के लिए हर जिले में एक ट्रेनिंग विंग है। साल भर ऐसे प्रोग्राम चलते हैं जिसमें पुलिसकर्मी अपना तनाव कम करने का प्रयास करते रहे। और मार्केट में अगले हफ्ते तेजी का अनुमान बताया जा रहा है।
ये बिजनेस स्टैंडर्ड वेबसाइट की खबर मैं देख रहा हूँ कि रिलायंस एजीएम और जीडीपी ग्रोथ डेटा तक कुछ फैक्टर्स हैं जिस कारण मार्केट ज्यादा हो सकते हैं। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज की एजीएम है, मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स हैं, यूएस डेटा पॉइंट्स है, एफआईआई फ्लो है और अपकमिंग आईपीओ पर बाजार की नजर रहने वाली है। सबसे ज्यादा रिलायंस के एजीएम की बात हो रही है। विदेशी खबरों पे आते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में युद्धाभ्यास के दौरान यूएस मिलिट्री हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। 3 सैनिकों की मौत हो गई है। अमेरिका का ये कहना है कि मदद के लिए फिलहाल कुछ नहीं कर सकते। न्यूयॉर्क टाइम्स, बीबीसी में आपको ये फ्रंट स्टोरी दिखाई देती है वहां की वेबसाइट पे। और आपने अमेरिका को हर देशों पर प्रतिबंध जुर्माना लगाते देखा होगा, लेकिन ईरान ने अमेरिका पर जुर्माना लगा दिया है। 2.72 हजार करोड़ रुपए का जुर्माना है। इस्लामिक क्रांति के बाद तख्ता पलट करने की कोशिश का आरोप लगाया है और ये भी कहा है कि सैन्य ठिकानों को अमेरिका ने निशाना बनाया है। और ईरान की स्टेट मीडिया है IRNA, वहां पे ये खबर मैं देख रहा हूं। और चीन से खबर ये है, बीबीसी की है, कि बारिश ने वहां तबाही मचा दी है क्योंकि वहां गर्मी भी है और बाढ़ भी आ रखा है। और तालिबान से एक और फरमान आया है महिलाओं के लिए। तालिबान ने महिलाओं का नेशनल पार्क में जाना बैन कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि तालिबान में जो बैन इज इक्वल टू वुमन हो गया है। और चलते चलते जान लेते हैं 28 अगस्त का इतिहास। तो आज की तारीख ब्रिटेन के शाही परिवार की मशहूर जोड़ी के टूटने की भी गवाह है। 28 अगस्त 1992 को प्रिंस चार्ल्स और प्रिंसेस डायना का औपचारिक तलाक हुआ था। 1896 में आज ही के दिन भारत के जाने माने शायर, लेखक और आलोचक रघुपति सहाय उर्फ फिराक गोरखपुरी का जन्म गोरखपुर में हुआ था। और इतिहास का पहला विश्व युद्ध आज ही के दिन 1914 को शुरू हुआ, जो 1918 तक चला। 1972 में सामान्य बीमा कारोबार विधेयक पारित हुआ। बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो आज के दिन पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल। इस पॉडकास्ट को प्रोड्यूस किया है कुंदन कुमार ने, साउंड मिक्सिंग कर रहे थे नितिन रावत। खुशबू कुमार के साथ थे आप। नमस्कार।